विधवा जेठानी सुहागन देवरानी का एक कमरा। विधवा अनुपमा पति के जाने के बाद सिर्फ अपने दो छोटे बच्चे चिंटू और शीनू के लिए ही जी रही थी। साथ में छोटा देवर प्रशांत और सास मालती रहती थी। ये सभी लोग एक कमरे में रहते थे। दरअसल मालती जब शादी करके आई थी तो सिर्फ इसी एक कमरे में आई थी। यहीं उसके दोनों बच्चों का जन्म हुआ, यहाँ तक कि बड़े बेटे की शादी भी, और अब वो छोटे बेटे की शादी करने की फिराक में थी। ऐसे ही एक सुबह के समय अनुपमा अपने दोनों बच्चों को तैयार कर रही थी। अरे चिंटू बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, इधर आ, मैं तेरे बाल काट देती हूँ। माँ मेरी शूलेस बांध दो, मुझसे नहीं हो रहा। रुक जा बेटी, पहले इसका काम कर देती हूँ। माँ मेरी पेंसिल खत्म हो गई है, मुझे पेंसिल भी चाहिए। बेटा जाकर चाचू से पैसे ले ले। देवर जी, जरा इसे पेंसिल के लिए पैसे दे दीजिए। मुझे भी चाचू, मुझे भी। तभी शोर सुनकर मालती कहती है, हे भगवान, सुबह सुबह तुम बच्चे कितना हल्ला काटते हो। अरे दिखाई नहीं देता, मैं सो रही हूँ। खुद तो स्कूल जाते हो, मुझे भी रोज उठा देते हो। और ये क्या है, तुम्हारे चाचू तुम्हें कब तक पैसे देते रहेंगे? ए बहुरिया, अपने बच्चों का बोझ खुद उठाना सीख ले, क्योंकि अब इसकी मैं शादी कराने वाली हूँ। अरे माँ, क्या हो गया? क्या भाई के बच्चे मेरे कुछ नहीं लगते? और वैसे भी मेरे होते हुए भाभी को कहीं जाने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ बोल ले तू, अभी तो मैं कुछ नहीं कह रही। जब कल को तेरी शादी हो जाएगी, तेरे बच्चे होंगे, तो तेरी बीवी खुद तुझे चमका देगी। बच्चों, तुम दोनों तैयार हो गए हो तो चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। तभी दोनों बच्चे तैयार होकर प्रशांत के साथ चले जाते हैं। फिर वो उन्हें स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। वहीं घर पर सास जब मन चाहे अपनी विधवा बहू अनुपमा को सुना दिया करती थी और हर वक्त उसे काम में उलझाए रखती थी। कुछ दिन में वो अपने बेटे प्रशांत का एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी सुमन नाम की लड़की से करवा देती है, जो कि अच्छे खासे परिवार से थी, इसीलिए घमंडी भी थी। जैसे ही सुमन गृह प्रवेश करके घर में अंदर आती है तो सामने विधवा जेठानी को देखकर मालती से कहती है, ओह गॉड, माँ जी ये विधवा कौन है? इन्हें जरा भी तमीज नहीं कि एक सुहागन के गृह प्रवेश के समय उसकी नजरों में ना आए। अरे बहू, ये तेरी विधवा जेठानी है, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? हट सामने से। माँ जी, मैं तो देवरानी जी का स्वागत करने के लिए सामने आई थी। तो जैसी विधवा को एक सुहागन का स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी। ये सुनकर नमाकों से अनुपमा अपने कदम पीछे हटा लेती है। फिर उसके दोनों बच्चे सुमन के दोनों हाथ पकड़कर चाची चाची करते हुए उसे कमरे के अंदर ले आते हैं। ये अब से चाची आप हमारे इस एक कमरे में ही रहोगी ना हमारे साथ? हम खेलेंगे अभी। हाँ हाँ चाची, मेरे साथ भी खेलना आप। तभी सुमन हाथ झटक कर कहती है, छोड़ो मेरा हाथ। ये क्या चाची चाची लगा रखा है तुम दोनों ने? तुम्हारी माँ ने तुम्हें अकल नहीं सिखाई है क्या? उसी विधवा जेठानी के बच्चे हो ना? और माँ जी, ये बच्चे क्या कह रहे हैं? एक कमरा? मेरा कमरा कहाँ है? हाँ बहू, तेरा ससुराल एक कमरे का है, हमारे पास कोई और जगह नहीं है, तुझे यहीं रहना होगा। वो देख, तेरा बिस्तर अलग है, पर्दा भी डाला हुआ है, तुम दोनों आराम से रह सकते हो। मेरा बड़ा बेटा राजू, अनुपमा बहू भी ऐसे ही रहते थे। कैसे बेशर्म लोग हो आप सब, एक कमरे में रह लेते हो। और जेठानी जी को तो दाद देनी पड़ेगी, दो बच्चे भी कर दिए। जो भी हो सुमन, तुम्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। और हम दोनों रह लेंगे, मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ी सी शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में नहीं होगी। प्रशांत की ये बात सुनकर सुमन का मुंह बन जाता है और वो अपनी अटैची लेकर बिस्तर के नीचे रख देती है और बिस्तर पर लेट जाती है, जिसके बाद प्रशांत पर्दा लगा देता है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा के दोनों बच्चे रो रो के सुबक रहे थे, इसलिए अनुपमा उन दोनों को गले लगा लेती है। दोनों बच्चे चुप हो जाओ, चाची की बात का बुरा मत मानो। वो अभी आई है ना, तो उन्हें थकान हो रही है, इसलिए वो तुमसे ऐसे कह गई। ठीक है माँ। ओ महारानी, जरा हम दोनों का और बच्चों का बिस्तर दूसरी तरफ कर ले, उनके सामने नहीं होना चाहिए। जी माँ जी। रात हो जाती है। कुछ देर बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन अनुपमा अपने दोनों बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके जब भेजती है तो उनके शोर से सुमन उठकर कहती है, अरे जेठानी जी, अपने बच्चों को थोड़ी अकल सिखाओ। मेरी मजबूरी है कि तुम जैसी विधवा के साथ मैं ऐसे एक कमरे में हूँ, और फिर ये तुम्हारे बच्चे भी हैं जो टाई टाई करते रहते हैं। अरे मेरी नींद क्यों भंग कर दी? वैसे ही थकावट हो रखी है। देखिए, एक ही बात को मैं रोज रोज नहीं कहूंगी। अपने बच्चों को बोलिए शांति से तैयार होकर स्कूल जाएं। ठीक है देवरानी जी।
फिर बच्चे चुप होकर स्कूल चले जाते हैं। कुछ देर बाद सुमन अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और अपनी सास को खिलाती है, जिसके बाद वो उसे शगुन में 100 रुपए दे देती है। अगले दिन अनुपमा सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी तो उसकी नज़र देवर देवरानी की खिलखिलाती बातों और पर्दे पर पड़ती है, जहां उसे दिखता है सुमन अपने पति के साथ बहुत खुश है। ये देखकर उसे अपने पति की याद आ जाती है। राजू जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आपके बिना मैं अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रही हूँ। बहुत याद आ रही है मुझे आपकी। तभी सुमन की नज़र अनुपमा पर जाती है और वो कहती है, ओ विधवा जेठानी, आपको शर्म नहीं आती हम दोनों पर नजर रखते हुए? ये हमारा निजी समय है, देख रहे हो तुम कैसे हम पर नजर गड़ाए हुए हैं। प्रशांत सुहागन होने के नाते मुझे इनकी विधवा नजर से बहुत डर लगता है। नहीं सुमन, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ सुमन, तुम गलत समझ रही हो। हाँ, आप मेरा पक्ष क्यों लेंगे? आपको तो अपनी भाभी ही अच्छी लगती है। मुंह फुलाकर सुमन अपने बिस्तर पर जाकर पर्दा लगा देती है। सुमन की बात सुनकर मालती उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सुमन उस घर में बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर पाती है, लेकिन हर पल छोटी जगह की वजह से मालती और अनुपमा को सुना भी दिया करती थी। वहीं मालती विधवा बहू से घर का सारा काम करवाती थी, उसके बच्चों को भी डांटती थी। एक दिन चिंटू शीनू प्रशांत से आइसक्रीम खाने के लिए पैसे मांगते हैं। प्रशांत उन्हें पैसे दे देता है तो सुमन बच्चों से पैसे छीन लेती है और फिर कहती है, बहुत हो गया प्रशांत, अब जेठानी जी और उनके बच्चों का तुम कब तक खर्चा उठाते रहोगे? क्या मेरी जरूरतें नहीं है या भविष्य में हमारे बच्चे नहीं होंगे? अरे तब के लिए भी पैसे चाहिए, बंद करो इन्हें पैसे देना। ये क्या घर में ऐश करेंगी? अपने बच्चों की इच्छा को पूरा करने के लिए इन्हें नौकरी करनी होगी। ये तुम क्या बोल रही हो सुमन? मेरे होते भाभी और बच्चों को मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। प्रशांत, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक तो ये छोटा सा घर जहां हम रह नहीं पाते, हमें अपना क्वालिटी टाइम नहीं मिलता, ऊपर से ये बच्चे चे चे करते रहते हैं। चलो मान लिया जेठानी जी को कहीं काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारी प्राइवेसी का क्या? और कब तक तुम खर्चा उठाओगे? तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम उन्हें भी देखोगे ना। आज डिसाइड कर लो, मैं या तुम्हारी भाभी। देवर जी, आप गुस्सा मत कीजिए, देवरानी जी सही तो कह रही हैं। आप कब तक मेरे बच्चों का खर्चा उठाएंगे? और सुमन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। रही बात एक कमरे में रहने की, तो मैं नौकरी मिलने के बाद किराए पर एक कमरा ले लूंगी। बहू, तू अलग क्यों रहेगी? नहीं माना सुमन, बहू ने तुझे ये सब कहा, लेकिन तुझे अलग होने की जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं अलग कहाँ हो रही हूँ? बस बहुत हो गया, अब आप सब मेरी बात सुन लीजिए। सुमन, तुम्हें दिक्कत है ना एक कमरे में रहने की? ठीक है, मैं मेहनत करूंगा और इस घर में दूसरा कमरा बनवा लूंगा। और तुम चाहती हो कि मैं भाभी का खर्चा ना उठाऊं? तो भाभी, मैं आपका खर्चा नहीं उठाऊंगा, पर आप घर से बाहर भी मत जाना। ऐसा काम कीजिए जिससे आप घर में रहकर पैसे कमा पाए। आप सिलाई करती हैं, सिलाई कर लीजिए। हाँ देवर जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बहुत कुछ कह दिया। मुझे समझना चाहिए था, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। कोई बात नहीं देवरानी जी। इस तरह देवरानी जेठानी एक दूसरे के गले लग जाती हैं और सारे गिले शिकवे दूर कर देती हैं। फिर प्रशांत एक और नया कमरा बनवा लेता है जहां वो खुद रहते हैं। साथ ही अनुपमा अपने बच्चों का खुद खर्चा उठाती है और अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इस काली बेटी के चलते मैं तुम्हें खूब सारा पैसा खराब करने दूंगी? अरे एक फूटी कौड़ी नहीं लगाऊंगी इसकी शादी में। गायत्री, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? चंदा तुम्हारी बेटी भी तो है। बेशक तुम उसकी सौतेली माँ हो, लेकिन वो तुम्हें अपनी सगी माँ से बढ़कर मानती है। ये काली कलूटी मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी तो एक ही है, तान्या, जो बहुत सुंदर है। मैंने तुम्हारी बेटी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करती हो? मैं और बहस नहीं करना चाहती। जितनी जल्दी हो सके इसके लिए लड़का ढूंढकर इसे घर से निकालो। इससे ज्यादा मैं और नहीं कहूंगी। गायत्री खुद ही बेचारी चंदा के लिए एक लड़का ढूंढती है और उसी से शादी कर देती है। शादी के बाद अमित चंदा को अपने साथ अपने ससुराल में ले आता है। अमित का परिवार इतना गरीब था कि उनके घर में केवल 2 ही कमरे थे, जिनमें से एक कमरे में चंदा की सास रहा करती थी, वहीं दूसरे कमरे में उसकी 2 नई बहुओं का स्वागत होता है। आओ आओ, अंदर आओ, तुम्हारे कमरे में स्वागत है। कौशल्या को ये कहते हुए सुनकर उसकी बड़ी बहू निर्भया कहती है, अरे माँ जी, इस कमरे के अंदर हम दोनों बहू कैसे रहेंगे?
कौशल्या कमरे के बीचों बीच एक सीधी रस्सी बांधकर वहां पर पर्दा लगा देती है, जिसके चलते दो पासे हो जाते हैं। एक दरवाजे की तरफ होता है तो दूसरा अंदर की तरफ होता है। पर्दे के अंदर की तरफ बड़ी बहू तुम रह लेना और पर्दे के इस तरफ दरवाजे के पास तुम्हारी देवरानी रह लेगी। निर्भया ये सुनकर अपने मन ही मन कहती है, चलो ये तो अच्छा हुआ कि माँ जी ने मुझे अंदर का कमरा दिया है, अब बाहर की तरफ ये कल्लो रहेगी तो ही अच्छा है। निर्भया अंदर की तरफ अपना बिस्तर लगा लेती है और पर्दा लगा देती है। अरे विकास जी अंदर आइए। विकास पर्दे के दूसरी तरफ चला जाता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपना पर्दा लगा लेते हैं। वहीं दरवाजे के पास में चंदा भी अपना बिस्तर लगा लेती है। चंदा तुम थक गई होगी, तुम आराम कर लो। चंदा जैसे ही आराम करने वाली होती है कि तभी उसकी सास आ जाती है। अरे बहू सो रही हो क्या? चलो जल्दी से मेरे लिए एक ग्लास दूध गर्म कर दो। जी माँ जी अभी गर्म कर देती हूँ। चंदा फौरन दूध गर्म करती है और अपनी सास को दे देती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आपका दूध गर्म कर दिया है, पी लीजिए। चंदा से दूध का ग्लास लेकर कौशल्या वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दरवाजा लगाकर अमित चंदा के पास ही लेट जाता है। तभी पर्दे की दूसरी तरफ से अमित की भाभी की आवाज आती है, देखो रात को ज्यादा आवाज मत करना, ये सोचकर सोना कि बगल में तुम्हारे बड़े भैया और भाभी भी सो रहे हैं। निर्भया की बात सुनते ही चंदा को बहुत शर्म आती है। रात में वह दोनों थोड़ी सी जगह में भी एक दूसरे से दूर होकर सोते हैं। वही पर्दे की दूसरी तरफ अमित के भैया भाभी की गुटरगू पूरी रात भर चलती रहती है, जिसकी वजह से उन दोनों को नींद तक नहीं आती। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुबह के 4 बजे ही कौशल्या दरवाजा पीटने लगती है। अरे अरे अभी तक सो रही हो बहू, दरवाजा खोलो और मेरे लिए चाय बनाओ। चंदा अपनी चुन्नी ओढ़कर दरवाजा खोलती है। बस माँ जी मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना देती हूँ। चंदा ऐसा कहकर गैस चूल्हे पर चाय बनाने लगती है, जिसके बाद सुबह सबके उठने से पहले ही चंदा सबसे पहले अपनी सास को चाय बना कर दे देती है, जिसके बाद वह बाकी के काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी आराम से कमरे की दूसरी तरफ सो रही होती है। शादी के पहले दिन से ही घर की सभी जिम्मेदारियां चंदा के सर पर ही होती हैं और वही घर के सारे काम करती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन चंदा अपने पति अमित से कहती है, अजी ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कमरा है और उसमें ही हम सभी को गुजारा करना होता है। क्यों ना हम एक घर खरीद लें? यहाँ पर राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं है और तुम घर खरीदने की बात कर रही हो। आजकल महिलाओं के लिए सरकार ने लोन उपलब्ध करवा दिए हैं। अगर मैं अपने नाम से थोड़ा लोन उठा लूं तो हम मकान खरीद सकते हैं। चंदा की सारी बातें उसकी गोरी जेठानी सुन लेती है। अरे वाह वाह, देखो तो जरा इस काली कलूटी की बातें सुनकर तो मुझे हंसी ही आ रही है। अरे लोन उठा लेगी तो उसे भरेगी कहाँ से? पैसे कहाँ से आएंगे भरने के लिए? चंदा भाभी बिल्कुल सही कहती है, हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी की हमारी चादर है। निर्भया ऐसा कहने के बाद कमरे में अपने तरफ सोने चली जाती है, जिसके बाद अमित और चंदा भी अपने दरवाजे की तरफ लेट जाते हैं। जब रात को निर्भया और विकास सो जाते हैं तो अमित चंदा से कहता है, लगता है भैया भाभी सो गए हैं, अब हमें थोड़ा समय मिला है। अमित ऐसा कहकर चंदा के करीब आने वाला होता है, लेकिन तभी निर्भया की आंखें खुल जाती हैं और वह पर्दा हटाकर पानी पीने के लिए उठती है। दरअसल मुझे प्यास लग रही थी, तुम अपना ये रोमांटिक मूड थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो। ऐसा कहने के बाद निर्भया एक गिलास पानी पीती है और दोबारा से सोने चली जाती है। तब तक दोनों का मूड खराब हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूरी बनाकर सो जाते हैं। अब फिर से चंदा नींद से जागती है और घर के कामों में लग जाती है। घर के सभी काम खत्म होने के बाद उसे कुछ औरतें काम पर जाते हुए नजर आती हैं। ये औरतें काम पर जाती हैं, इसका मतलब मैं भी जा सकती हूँ। अगर मैं भी काम करूंगी तो पैसे थोड़े ज्यादा आएंगे और हम लोग एक कमरा और बना पाएंगे। चंदा अपने काम के लिए अमित से बात करती है, जिसके चलते ये सब कौशल्या सुन लेती है और अपनी बहू से कहती है, देख बहू, अगर तू घर और बाहर दोनों संभाल सकती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन याद रहे घर के कामों में भी कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं घर भी और बाहर भी दोनों अच्छे से संभाल लूंगी। चंदा घर के सभी काम करने के बाद और औरतों के साथ निकल पड़ती है और सिलाई की फैक्ट्री में जाकर सिलाई करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो अच्छा खासा कमाने लगती है, जिसके चलते वो अपने और अपने पति के लिए एक और कमरा बनवा लेती है। हमारी शादी को आज पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हम दोनों ने एक दूसरे को छुआ तक नहीं।
ये इसलिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक कमरा था। लेकिन अब हमारे पास खुद का कमरा है और ये हम दोनों ने अपनी मेहनत से बनाया है। 2 साल के बाद आज हम अपनी सुहागरात बनाएंगे। अमित और चंदा उस रात एक दूसरे के बहुत करीब जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चंदा सिलाई का काम करती रहती है, जिसके चलते धीरे धीरे घर की परेशानियां खत्म होने लगती हैं। ये सब देखकर कौशल्या भी अपनी बड़ी बहू और छोटी बहू में फर्क करना छोड़ देती है। मैं ही पागल थी जो बड़ी बहू को हमेशा सुखी रखा करती थी और छोटी बहू को हमेशा दुख में रखा करती थी। बहू हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ जी, आपने हमें एक कमरे में गुजारा करने से ये तो सिखाया कि हमें मेहनत करके किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, और ये सब आपकी ही बदौलत है। कुछ ही समय में चंदा अपनी खुद की सिलाई की एक अच्छी खासी दुकान भी खोल लेती है और लोगों को सिलाई भी सिखाना शुरू कर देती है। वहीं कुछ समय बाद चंदा गर्भवती हो जाती है और एक दिन एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद वह अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।